नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है भारत में अंग्रेजों का आगमन व प्लासी का युद्ध। आओ दोस्तों, जो आज अपन चैप्टर देख रहे हैं उस चैप्टर का नाम है भारत में अंग्रेजों का आगमन। किस प्रकार से अंग्रेज भारत में आए, किस प्रकार से एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर शासन करने लग गई और किस प्रकार से एक स्वतंत्र भारत 250 वर्ष तक गुलाम होता चला गया अंग्रेजों का, और किस प्रकार से प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध घोषित हुआ और किस प्रकार से प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों का राजनीतिकरण भारत में स्टार्ट हो गया। आओ देखो दोस्तों, काय हो गया मेरे समझ में होना चार बजे मैं खुद की हूं बैठी ऐसे इन्हें घेते कदे कदे रीटेक इन्हें घेते रीटेक में रीटेक। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी आज जो आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है भारत में अंग्रेजों का आगमन व प्लासी का युद्ध। आओ दोस्तों, जो आज अपन चैप्टर देख रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अंग्रेजों का भारत में आगमन। किस प्रकार से भारत में एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी आती है जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और देखते ही देखते वो कंपनी पूरे भारत देश पर कैसे साम्राज्य की स्थापना कर देती है, कैसे एक स्वतंत्र भारत देश गुलाम बनता चला जाता है, और किस प्रकार से प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध घोषित होता है जहां से अंग्रेज भारत में राजनीतिक करना स्टार्ट कर देते हैं और किस प्रकार से भारत देश गुलाम होता चला जाता है। तो आओ दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं अपन अपने न्यू चैप्टर की जिसका नाम है भारत में अंग्रेजों का आगमन। बात है दोस्तों 1608 की। 1608 में अपने भारत देश में एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री बनाई और यह पहली फैक्ट्री इन्होंने बनाई सूरत में, गुजरात में, जहां से इन्होंने व्यापार करना भारत में प्रारंभ कर दिया। तो बात आती है दोस्तों, इन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में ही क्यों बनाई? क्योंकि सूरत गुजरात का एक बंदरगाह है। यहां से इनको जलीय मार्ग के द्वारा, समुद्र के द्वारा भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आसानी रहती है। इस कारण इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई जहां से ये अपना माल आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके और भारत का कच्चा माल लेकर जा सके। लेकिन दोस्तों, ये तो होती है बस प्रैक्टिकली बातें कि आपको पता रहे कि सूरत में ही क्यों फैक्ट्री बनाई। लेकिन अगर एग्जाम रिलेटेड बात रहेगी तो क्वेश्चन ये आएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहां खोली गई? सूरत, गुजरात में। कब खोली गई? 1608 में। फिर उसके बाद में 1611 में कंपनी ने दक्षिण भारत में पहली कंपनी खोली। यह पहली कंपनी क्या? फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री खोली। यह फैक्ट्री खोली गई मछली पट्टनम में। यह मछलीपट्टनम वर्तमान में आंध्र प्रदेश में आता है। तो यहां पर इनकी दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री खोली गई। देखो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, भारत की पहली फैक्ट्री सूरत, गुजरात में खोली गई, लेकिन अगर मैं दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री की बात करूं तो मछलीपट्टनम। एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा तो क्लियर लैंग्वेज लिख कर देगा कि भारत की पहली फैक्ट्री व दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री। दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली गई।
ये भी आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है जहां से इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आसानी रहती है। जैसे जैसे ये साउथ की तरफ जाते जा रहे थे, यानी दक्षिण की तरफ जा रहे थे, वैसे वैसे ही इन्होंने मद्रास को, जो प्रेजेंटली तमिलनाडु में आता है, इसे अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया और यहीं से अपने सारे व्यापारिक डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया। आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र यानी बिजनेस का सेंट्रल बिंदु किसे बनाया था? मद्रास को, जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। फिर वही बात, इसे क्यों बनाया गया? क्योंकि चेन्नई, मद्रास भी एक बंदरगाह है, हार्बर है, जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है। तो इन्होंने टारगेट वही बनाए जहां से व्यापार आराम से किया जा सकता है। सूरत एक बंदरगाह है, मछलीपट्टनम एक बंदरगाह है और मद्रास एक बंदरगाह है। मद्रास में इन्होंने व्यापारिक डिसीजन लेना स्टार्ट किया और धीरे धीरे 1651 में इन्होंने हुगली नगर में व्यापार करने की परमिशन ले ली, यानी एक तरीके से इजाजत ले ली। इजाजत ले ली कि हम क्या हुगली नगर में व्यापार कर सकते हैं, और इनको भारत के द्वारा परमिशन दे दी गई कि आप हुगली नगर में बिजनेस कर सकते हो। लेकिन बात यह आती है कि हुगली नगर है क्या? दोस्तों, उस समय एक स्टेट हुआ करता था जिसे बंगाल कहा जाता था, आज उसे पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। इस बंगाल में से एक नदी जाती है जो गंगा नदी में से निकलती है, उस नदी का नाम है हुगली नदी। उस हुगली नदी के तट पर जो नगर बसा हुआ है उसे कहा जाता है हुगली नगर। हुगली नगर में इन्होंने व्यापार करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे इनके मन में आना लगा कि हुगली नगर के पास बस्ती बना दी जाए, यानी कई बस्तियां बना दी जाए, कॉलोनीज बना दी जाए। अब इनके मन में यह क्यों आया कि बस्तियां बना दी जाए? क्योंकि इनको अच्छी तरह पता था कि जो हुगली नगर है ये भी बंगाल की खाड़ी से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, तो ये बंदरगाह के पास का इलाका था। इनको पता था यार रहना, रसद पानी, खाना पीना, सामान को रखना, इनमें बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। इस कारण धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर कॉलोनी की स्थापना करनी स्टार्ट कर दी, बस्तियां बनाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इसी समय एक कार्य हुआ। उस समय का जो मुगल सम्राट था औरंगजेब की लड़ाई हो गई अंग्रेजों के साथ, जिसका रिजल्ट ये निकला कि औरंगजेब जीता और अंग्रेज हारे। औरंगजेब ने कुछ हर्जाना इनसे लिया। वो हर्जाना कुछ इस प्रकार से था कि युद्ध में जितना भी पैसा खर्च हुआ वो पैसा इनसे लिया गया। कुछ एक्स्ट्रा टैक्स जिन्हें कर कहा जाता था वो इनसे लिए गए और इनको फिर से व्यापार करने की परमिशन दे दी गई, व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी गई। जैसे इनको फिर से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली, इन्होंने एक नए नगर का निर्माण किया जिसका नाम था कलकत्ता, और कलकत्ता नगर की नींव रख दी। आपसे वेरी मोस्टेड क्वेश्चन आएगा कि कलकत्ता नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता भी एक बंदरगाह है, तो कलकत्ता इन्होंने पर्टिकुलर एक बंदरगाह का निर्माण किया। वही बात जिससे आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार में इनको मदद मिल सके। अब मदद मिले या ना मिले, आपके जीके का क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा रखी गई थी। उसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में होता है दोस्तों 1756 में जो बंगाल था उसका नवाब बना और नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, इसने अंग्रेजों के साथ कुछ शर्तें रखी कि आप अगर बंगाल में बिजनेस करना चाहते हो तो आपको कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों ने वो शर्तें मानने से इनकार करते चले गए और शर्तें तोड़ना स्टार्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि सिराजुद्दौला ने दो मोस्टेड कदम उठाए। पहला कदम, इनका कलकत्ता में एक दुर्ग था जिसका नाम था
फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया। दूसरा सबसे बड़ा कदम था कलकत्ता। कलकत्ता पर भी सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया और कब्जा करके कलकत्ता का एक नया नाम रखा जिसका नाम था अली नगर। वेरी मोस्टेड क्वेश्चन आता है कई बार दोस्तों, अली नगर किसे कहा जाता है? कलकत्ता को ही अली नगर कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कलकत्ता का नाम अली नगर किसके द्वारा रखा गया था? सिराजुद्दौला के द्वारा रखा गया था। कई बार क्वेश्चन आता है कलकत्ता का नाम अली नगर कब रखा गया था? यह सारी बात 1756 की है। जितनी भी स्टोरी अभी तक मैंने सुनाई है सब 1756 की है। इस कारण कई बार तो क्वेश्चन यह भी आ जाता है कि फोर्ट विलियम पर अधिकार कब किया गया? 1756 में। जैसे ही कलकत्ता और फोर्ट विलियम पर नवाब का कब्जा हो गया, सिराजुद्दौला का कब्जा हो गया, वैसे अंग्रेज यहां से भग गए और अंग्रेज यहां से भगकर एक जगह पर जाकर छुप गए जिसका नाम था फुल्टा। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि नवाब से बचकर अंग्रेजों ने कहां शरण ली थी? फुल्टा नामक स्थान पर इन्होंने शरण ली। आपको ध्यान होना चाहिए, नवाब से बचकर इन्होंने फुल्टा नामक स्थान पर शरण ली। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि नवाब ने इनको छोड़ा नहीं था। नवाब ने फिर भी 146 अंग्रेजों को अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था और 146 अंग्रेजों को अरेस्ट करके एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। जब कमरे से इनको बाहर निकाला गया तो सारे अंग्रेज मर चुके थे, केवल 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए। क्लियर? इनको एक छोटे से कमरे में नवाब ने भर दिया, यानी एक तरीके से जेल में डाल दिया, छोटी सी जेल में डाल दिया। उस छोटी सी जेल में 146 को ठूंस दिया गया। इसके कारण क्या हुआ? लगभग सारे अंग्रेज दम घुटने से या फिर अदर किसी कारण से मर गए। केवल मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा रहे। इस पूरी घटना को ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल की घटना। कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्लैक होल की घटना किसे कहा जाता है? 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में भरकर मार देना, एक अंधेरे कमरे में भरकर मार देना ब्लैक होल की घटना कहलाती है। आपको यह पता होना चाहिए ब्लैक होल की घटना कब हुई थी। यह पूरी की पूरी जो घटना हुई है यह हुई है 1756 में। इस कारण आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लैक होल की घटना कब हुई? 1756 में। और ब्लैक होल की घटना में क्या हुआ? ब्लैक होल की घटना के बाद में किस प्रकार से अंग्रेज स्वतंत्र होते हैं, किस प्रकार से प्लासी का युद्ध होता है और इतना ताकतवर नवाब जिससे डरकर अंग्रेज भग रहे थे वो किस प्रकार से प्लासी के युद्ध में हारता है, वो आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका एक बार रिपीट करते हैं जिससे माइंड में सेट हो कि किस प्रकार अंग्रेज अपने भारत में अपना शासन जमाते हुए चल रहे थे, किस प्रकार बैक टू बैक वो अंग्रेज के अंदर और अंदर एंटर होते चले जा रहे थे। बात है 1608 की। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री बनाई गई जो सूरत में बनाई गई, गुजरात में वर्तमान में पाया जाता है। यह सूरत में बनाई गई बंदरगाह होने के कारण जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से किया जा सके। 1611 में कंपनी के द्वारा दक्षिण भारत में, दोस्तों दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री बनाई गई जो बनाएगी मछलीपट्टनम में, वर्तमान आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, वो ही बंदरगाह पर बनाई गई। फिर इनके द्वारा अपना व्यापारिक केंद्र जहां से ये डिसीजन लिया करते थे वो बना दिया गया मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। इसको व्यापारिक केंद्र बनाया गया क्योंकि यह भी एक बंदरगाह था। 1651 में बंगाल का हुगली नगर में व्यापार करने की परमिशन ली और वहां व्यापार करने लगे और धीरे धीरे बस्तियां बनाने की कोशिश करने लगे, कॉलोनी बनाने की कोशिश करने लगे जिससे ये यहीं पर रहकर अपने व्यापार को बढ़ा सके। लेकिन इसी समय औरंगजेब की अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई, अंग्रेज इसमें हार गए और अंग्रेजों को कुछ हर्जाना देना पड़ा। लेकिन फिर वापस औरंगजेब ने इनको व्यापार करने की फ्रीडम दे दिया, जिसके बाद में जहां ये कॉलोनी बनाना चाहते थे बंगाल में, वहां पहली कॉलोनी बनाई, पहली बस्ती बनाई जिसका नाम था कलकत्ता।
आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहली बस्ती या पहली कॉलोनी कौन सी बनाई गई थी? कलकत्ता। कई बार क्वेश्चन आता है कलकत्ता की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा रखी गई थी। इस कारण आपको यह पता होना चाहिए कब कहां पर पहली फैक्ट्री खोली गई। इसी समय 1756 में बंगाल के नवाब बने सिराजुद्दौला। वेरी मोस्टेड क्वेश्चन बनेगा, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब कब बने? जैसे ही बंगाल के नवाब बने, इन्होंने अंग्रेजों के साथ कुछ व्यापारिक शर्तें रखी, लेकिन अंग्रेजों ने वो व्यापारिक शर्तें नहीं मानी, जिसके दम पर 1756 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम दुर्ग पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ा। कलकत्ता पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया और कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया। वेरी मोस्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कलकत्ता का नाम अलीनगर किसने रखा या नवाब ने इसका नाम क्या रखा और कब रखा? जब अंग्रेज 1756 में बचकर भाग रहे थे तो एक फुल्टा नामक स्थान पर जाकर और सुरक्षित रूप से बचकर रहे। आपसे पूछा जाएगा नवाब से बचकर अंग्रेज कहां गए थे? फुल्टा नामक स्थान पर। फिर भी नवाब ने 146 अंग्रेजों को अरेस्ट करके एक छोटे से अंधेरे कमरे में इनको बंद कर दिया, जहां पर बाहर जब निकाले गए तो लगभग सारे अंग्रेज उस कमरे में दम घुटने के कारण मर चुके थे। केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचे। इस पूरी घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। वेरी मोस्टेड क्वेश्चन आएगा, ब्लैक होल की घटना क्या थी और ये कब हुई? अब अपन देखेंगे इसके बाद में किस प्रकार से अंग्रेज फिर से ताकतवर हुए और किस प्रकार से प्लासी का युद्ध हुआ। फिर जैसे ही नवाब ने कलकत्ता को जीतकर उसका नाम अली नगर कर दिया। अली नगर को बचाने के लिए, यानी नवाब से बचाने के लिए एक अंग्रेज आया। उस अंग्रेज का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज जो व्यक्ति था नवाब से अलीनगर को बचाने आया और इसने नवाब को हराकर अलीनगर को बचा भी लिया और बचाने के बाद में नवाब को मजबूर किया एक संधि करने के लिए। इस संधि का नाम था अली नगर की संधि। आपसे क्वेश्चन आएगा कि अलीनगर की संधि किन किन के बीच में हुई थी? नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुई थी। किसके कारण हुई? रॉबर्ट क्लाइव के जीतने और रॉबर्ट क्लाइव के दबाव बनाने के कारण यह संधि हुई। संधि में कुछ शर्तें रखी गई, लेकिन शर्तों का पालन जो नवाब सिराजुद्दौला था क्लाइव के अनुसार नहीं कर रहा था। इस कारण क्लाइव और अंग्रेजों ने सोचा कि अब नवाब अलग हो जाना चाहिए और इन्होंने नेक्स्ट नवाब बनाने की कोशिश की मीर जाफर को। मीर जाफर को नवाब बनाने की कोशिश की। अब बात आती है कि मीर जाफर कौन था? यह मीर जाफर नवाब का ही सेनापति था, यानी सिराजुद्दौला का ही सेनापति था। इस मीर जाफर को लालच देकर क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया और क्लाइव जानता था कि जब तक मेरा गुलाम इस पद पर नहीं बैठेगा तब तक मैं वो नहीं कर सकता जो करना चाहता हूं। इस कारण अलीनगर की संधियां भी इसके लिए सही घोषित नहीं हो रही थी। इस कारण यह चाहता था कि मेरा जो यहां का नवाब बने बंगाल का, वो मेरा गुलाम ही बने। इस कारण मीर क्लाइव ने जबरदस्ती नवाब पर आरोप लगाया कि आपने अलीनगर की जो शर्तें हैं वो तोड़ी हैं और ये आरोप लगाकर बिना कुछ बताए इस पर अटैक कर दिया नवाब पर, और वो अटैक ही कहलाया प्लासी का युद्ध। अब दोस्तों अपन पर्टिकुलर प्लासी का युद्ध देखेंगे, लेकिन प्लासी का युद्ध देखें उससे पहले उसका बेस क्लियर हो जाना चाहिए कि प्लासी का युद्ध हुआ तो हुआ क्यों। नवाब ने कलकत्ता को जीता, उसका नाम रखा अलीनगर। अलीनगर को बचाने के लिए अंग्रेज आया, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उसने अलीनगर को बचाया। नवाब के साथ जबरदस्ती दबाव डालकर एक संधि की, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि भी इसके अनुसार नहीं चल पाई। इस कारण इसने सोचा कि बंगाल का जो नवाब है अपना गुलाम ही बना देना चाहिए। इस कारण एक बंदे को चुना जिसका नाम था मीर जाफर। ये मीर जाफर खुद जो नवाब था सिराजुद्दौला उसका सेनापति था। अंत में नवाब पर, सिराजुद्दौला पर एक आरोप लगाया कि आपने संधि की शर्तें तोड़ी हैं, और यह कहते हुए इस पर अटैक कर दिया बिना कुछ बताए। वो अटैक प्लासी का युद्ध कहलाया। वो अटैक किस प्रकार से होगा, अब उस अटैक को देखते हैं।
तो आओ दोस्तों, अब अपन पर्टिकुलर देखेंगे प्लासी का युद्ध। पहला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ? यह प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 में। नेक्स्ट, यह युद्ध कहां पर हुआ? एक नदी है भागीरथी के किनारे, भागीरथी के किनारे युद्ध हुआ। यह युद्ध किस मैदान में हुआ? यह युद्ध प्लासी के मैदान में हुआ, इसी कारण इसका नाम प्लासी का युद्ध रखा गया। नेक्स्ट, इस युद्ध में कितनी पार्टियां थी? इस युद्ध में 2 पार्टी थी, यानी 2 पोर्शन थी। पहली पार्टी का नाम था कंपनी की सेना, और दूसरी पार्टी का नाम था नवाब की सेना। जो कंपनी की सेना थी, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, यानी कैप्टन था, जो इस सेना का निरीक्षण कर रहा था, प्रतिनिधित्व कर रहा था, इस सेना को अपने साथ लेकर चल रहा था। इधर जो नवाब था, इस नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी, सेना थी, ये 2 पोर्शन में डिवाइड थी। एक इसका दायां भाग था और एक इसका बायां भाग था, जो बहुत ज्यादा विश्वसनीय थे। कई बार आपने फिल्मों में भी सुना होगा कि ये मेरा दायां हाथ है, जब तक ये है इसके दम पर कुछ भी कर सकता हूं। इस तरीके से इसने पोर्शन 2 बांट रखे थे। 2 विश्वसनीय इसके व्यक्ति थे। एक को इसने अपना दायां हाथ बना रखा था, एक को इसने अपना बायां हाथ बना रखा था। कहता था जब तक ये है तब तक मेरे को कोई नहीं हरा सकता। इस कारण इसने अपनी सेना को 2 पोर्शन में बांट रखा था, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। इसका जो दायां भाग था, उस दायां भाग का जो अधिकारी था, सेनापति था, उसका नाम था दुर्लभ राय, और जो बायां भाग का सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर। इस प्रकार से इसका एक राइट हैंड था, एक लेफ्ट हैंड था। लेकिन क्या हुआ कि क्लाइव ने यहां पर षड्यंत्र खेला, और षड्यंत्र का रिजल्ट यह निकला कि दुर्लभ राय को तो दे दिया इसने लालच, और लालच देकर अपने में इसको मिला लिया। और जो मीर जाफर था, इसको लालच दिया नवाब बनाने का, और नवाब बनाने का लालच देकर इसको भी अपने अंदर मिला लिया। और इस प्रकार से दोनों को षड्यंत्र में मिला लिया। जैसे युद्ध हुआ, ये अपनी सेना लेकर हट गया, ये अपनी सेना लेकर हट गया, और दोनों में से किसी की भी सेना युद्ध में नहीं आई। नवाब अकेला, सिराजुद्दौला अकेला लड़ता रहा, और रिजल्ट ये निकला कि सिराजुद्दौला हार गया इस षड्यंत्र के कारण, भारतीयों के धोखेबाजी के कारण, और क्लाइव जीत गया। फिर आगे का रिजल्ट ये निकला कि जैसे ही नवाब हारा, नवाब यहां से भागा, यानी सिराजुद्दौला यहां से भागा, और भगने के बाद में इसको राजमहल में पकड़ लिया गया, यानी अरेस्ट कर लिया गया। राजमहल में पकड़कर इसको एक दूसरी जगह भेजा गया, जिसका नाम था मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद में इसकी यानी नवाब की हत्या करवा दी गई। नवाब की हत्या होते ही जो नया नवाब बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, वो नवाब बना मीर जाफर। नेक्स्ट, मीर जाफर नवाब बनने के लालच में ही रॉबर्ट क्लाइव का साथ देता है, और मीर जाफर अंग्रेजों का एक गुलाम के रूप में नवाब की गद्दी पर बैठता है। अंग्रेज जो बात कहेंगे वो ही ये करेगा। दुर्लभ राय केवल पैसों के लालच में बिक गया, और इस प्रकार से प्लासी के युद्ध में पहली बार भारतीय हार गए, यानी भारत का नवाब हार गया। रिजल्ट ये निकला कि इनडायरेक्टली होता वही था जो रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज कहते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत की जो राजनीति थी, उसमें धीरे धीरे ब्रिटिश आना प्रारंभ हो गई, ब्रिटिश की एंट्री स्टार्ट हो गई, और इस प्रकार से ब्रिटिश यानी भारत, यानी ब्रिटिश यानी अंग्रेज भारत में आगमन
करते चले गए और भारत के अंदर एंट्री करते चले गए। और इस प्रकार से धीरे धीरे भारतीयों की धोखेबाजी के कारण, धीरे धीरे इनकी षड्यंत्रता के कारण और धीरे धीरे इनकी चापलूसिता के कारण यह ब्रिटिश साम्राज्य भारत में आता चला गया। ऐसे महान भारत में जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और केवल कुछ लोगों के लालच और चापलूसिता के कारण वो सोने की चिड़िया धीरे धीरे बिकती चली गई और बिकती बिकती अंत में इस प्रकार से आई कि उसको दूसरे देशों से लोन लेकर जीने पर मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार से ब्रिटिश राजनीति भारत में एंट्री करते हुए चली गई। इस प्रकार से होता है भारत में अंग्रेजों का आगमन। और यह है प्लासी का युद्ध, जो था एक ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध, जहां से भारत में अंग्रेजों का आगमन और भारत की में अंग्रेजों की राजनीति प्रारंभ हुई। इस कारण एक बार पहले प्लासी के युद्ध के एक बार फिर से देखते हैं कि यहां से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 में। किस नदी के तट पर? भागीरथी के किनारे या भागीरथी नदी के तट पर। किस मैदान में? प्लासी के मैदान में। कौन कौन थे? एक तरफ अंग्रेजी सेना, एक तरफ नवाब की सेना। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और नवाब की सेना की तरफ से कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने अपनी सेना को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। दायां भाग का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? दुर्लभ राय। और बाएं भाग के सेनापति का नाम था मीर जाफर। रिजल्ट क्या हुआ? षड्यंत्र रचा गया, दुर्लभ राय को खरीद लिया गया, मीर जाफर को लालच दे दिया गया। दोनों ने अपनी सेना को इसमें नहीं उतारा और रिजल्ट ये निकला कि सिराजुद्दौला अकेला अंत तक लड़ता रहा और अंत में लड़ता लड़ता हार गया। हारने पर क्या हुआ? सिराजुद्दौला भागा, लेकिन भागने के बाद में इसको राजमहल पर पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इसको मुर्शिदाबाद भेज दिया गया, जहां अंग्रेजों के द्वारा ही इसकी हत्या कर दी गई। और इस प्रकार से सिराजुद्दौला समाप्त होता है और बंगाल की जो गद्दी थी, नवाब की गद्दी थी, उस पर अंग्रेजों का एक चापलूस बैठता है जिसे मीर जाफर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अंग्रेज जो भी बात कहते, मीर जाफर वही बात करता और अंग्रेज भारत की राजनीति में एंट्री कर चुके थे। ब्रिटिश राजनीति भारत में प्रारंभ हो चुकी थी, भारत गुलाम होना प्रारंभ हो चुका था और भारत में अंग्रेजों का आगमन प्रारंभ हो चुका था। धन्यवाद।